नमस्कार। पिछले वर्ष जब देश में जो हमारे 3 मुख्य आपराधिक कानून थे, जब उनको बदला गया और नए कानून लागू हुए 1 जुलाई 2024 से, तो जो इसमें ऐसे टॉपिक थे जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, उनमें से एक था धारा 152 बीएनएस और उसके कोरस्पॉन्डिंग पुराने आईपीसी की धारा 124 ए। इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा इसलिए हुई चूँकि जो धारा 124 ए था, उसका पूरा स्वरूप बदल दिया गया और जो नई धारा 152 आई, वो एकदम नए कलेवर में आई। तो पहले हम आपको बताते हैं कि 124 ए क्या थी। तो इसके लिए उचित होगा कि इसकी परिभाषा एक बार पढ़ ली जाए तो उससे समझने में आसानी हो जाएगी। 124 ए का जो शीर्षक है, वही कहता है सेडिशन, और ये बात काफ़ी चर्चा का विषय रही कि सेडिशन का जो अपराध था वो समाप्त कर दिया गया। सेडिशन का हिंदी में मतलब होता है, मीनिंग होता है राजद्रोह। जब आप इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें है हु एवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाई साइंस और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट or excites or attempts to excite disaffection towards, very important, the government established by law in India। तो ये disaffection और उसको एक्साइट करना किसके खिलाफ? द गवर्नमेंट established by law, और established by law क्या था? जो ब्रिटिश क्राउन था, उसके द्वारा जो सरकार बनाई गई थी, जो पराधीन भारत की सरकार थी, ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी, उसका तात्पर्य यहाँ सरकार से है। 1951 में यद्यपि ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया, लेकिन ये धारा कंटिन्यू करती रही। इसको 152 में पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है और जो भारत का दिनों दिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो बढ़ता हुआ उसकी उपस्थिति है, उसका प्रभाव है, और साथ साथ जो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसके दृष्टिगत नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए इसको कई विश्लेषकों ने कहा है कि ये जहाँ एक तरफ फ्रीडम को डिफेंड करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अखंडता की भी प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है। तो हम ये देखेंगे कि जो 124 ए था और जो अब नया आया है 152 बीएनएस, उन दोनों में मोटा मोटा क्या क्या फ़र्क है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 124 ए में इंटेंशन की कहीं कोई बात नहीं की गई थी। आपको जो कानून के छात्र हैं, कानून के जानकार हैं, उन्हें मालूम ही है कि कोई भी आपराधिक कृत्य को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अपराध बनाने के लिए, किसी भी कृत्य को अपराध बनाने के लिए, वो अपराध है नहीं है तय करने के लिए, उसमें इंटेंशन, गिल्टी माइंड, मेंस रिया का होना जरूरी है। वो उसमें कहीं जिक्र नहीं था। इस धारा 152 में इसको ब्रॉडन करते हुए और ज़्यादा इसको डेमोक्रेटिक बनाते हुए, कोई किसी प्रकार की हाई हैंडेडनेस ना हो किसी के साथ, ये सुनिश्चित करने के लिए इसमें इंटेंशन का एलिमेंट डाला गया है। और 2 शब्द जो इस्तेमाल किए गए वो किए गए पर्पजली और नोइंगली। अब इसको हम पढ़ के एक बार सुनाते हैं तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। Whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial means or otherwise excites or attempt to excite secession or armed rebellion, बाकी मैं डिटेल पूरा बताऊंगा। तो इसमें इंटेंट का, इंटेंशन का एलिमेंट जोड़ दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 124 ए आईपीसी में नहीं था। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि ट्रेजन इससे नाम हटा दिया गया है और अब ये एक ऐसा लॉ है जो कि उन एक्शंस, उन एक्टिविटीज को टारगेट करता है जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं थ्रेटन करते हैं, उसके खिलाफ है। जबकि पहले जो आपराधिक कृत्य जिसको ट्रेजन माना जाता था, वो वैसे कृत्य होते थे जो कि किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, एज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो इसीलिए राजद्रोह कहा गया
और इसको बोलचाल की भाषा में, यद्यपि 152 बीएनएस में कहीं भी देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसको जो बोलचाल की भाषा है और जो विशेषज्ञ इसको जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं वो देशद्रोह कहते हैं। उसके बाद ये अपने आप में सिद्ध है कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, एक विकासशील से विकसित देश की तरफ जो देश कदम बढ़ा रहा है, उसके जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसके नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए 152 है। तो 124 ए जो था वो कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को इंश्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी में प्राविधानित किया गया था, ताकि उनकी सरकार सुनिश्चित रहे। और भी कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं 152 में, जो कि समय की मांग के अनुसार है। 124 ए जब बना 1860 में, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षितिज पर उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती थी। अभी जो देशद्रोह की स्थिति है, ऐसे एक्शंस जो यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, वो ना केवल एक्सप्रेस एक्शंस हो सकते हैं, बल्कि उसको हो सकता है कोई एक ऐसा ग्रुप या ऐसा देश या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो। तो वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे 152 में नया क्या हुआ है। इसमें फाइनेंशियल एड को भी इंक्लूड कर लिया गया है कि यदि कोई फाइनेंशियली एड करता है ऐसे किसी एक्शन को जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को एंडेंजर करते हैं, थ्रेटन करते हैं, उसके खिलाफ भी 152 में कार्रवाई होगी। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चूंकि अब तकनीक का युग है, तो इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा भी ये सब इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ की जाती है। तो उसको इंक्लूड किया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है या अटेम्प्ट करता है या उसको इंसाइट करता है, तो वो भी इसी में माना जाएगा कि उसने 152 का अपराध किया। अब इसमें हैं कौन कौन से अपराध, जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो फाइनेंशियल एड के बारे में 124 ए साइलेंट था, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो चूंकि उन दिनों वो परिकल्पना ही नहीं थी, तो उसके बारे में भी सब वो साइलेंट था। तो क्या क्या एलिमेंट इसमें नए जोड़े गए हैं, जैसा कि इसके नाम से ही, शीर्षक से ही सेक्शन के क्लियर है। सिसेशन, यदि कोई ऐसी गतिविधि करता है, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, और ऐसी कोई फीलिंग्स को एनकरेज करे जो कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज से जुड़ी हुई। और इसमें एक चीज और डाल दी गई है, या तो कोई व्यक्ति ऐसा खुद करता है, कमिट्स और इंडल्जेस, या तो खुद ऐसा करे या उसमें किसी भी रूप में। अब इंडल्जेस एक बहुत विस्तृत और व्याख्या के लिए बड़ा ओपन सा शब्द है। इंडल्ज में एड, असिस्टेंस, अबेटमेंट, जो भी कानून के जितने भी शब्द होते हैं, इंसाइट, एक्सर, सारे कुछ आ जाएगा ऐसे, एनकरेजमेंट, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए, जो जैसे मैंने बताया कि जो समय की मांग है उसके अनुरूप इसको किया गया है। उसके अलावा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो और चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पहले जो सज़ा थी 124 ए में, वो या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था और या फिर 3 इयर्स। अब इसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 7 इयर्स कर दिया गया। तो सज़ा और सख्त की गई है, बढ़ाई गई है। और एक चीज़ इसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सुनिश्चित करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इसमें एक जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन है उसको क्रिटिसाइज करना जिसको कि कोई समूह बदलवाना चाहता है पीसफुल मीन्स से, या कोई ऐसा कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करके या अपनी बात कह के, जिसका के जो एक्टिविटीज़ मना की गई हैं, जो एक्टिविटीज इसमें प्रोहिबिटेड हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है, और वो केवल इस उद्देश्य के लिए है कि वो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो अपनी किसी पॉलिसी या एक्शन को चेंज करें बाई पीसफुल मीन्स, वो इसकी परिभाषा में नहीं आएगा 152 की। ये चीज 124 ए में भी सुनिश्चित की गई थी। ये अगर हम देखें तो करीब करीब समझने लायक 152 और 124 ए का फर्क मैंने बताया।
इसका ये वीडियो ना केवल पुलिस के लिए बहुत मुझे लग रहा है कि उपयोगी होगा, बल्कि ऐसे छात्रों के लिए जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके जो रिटन एग्ज़ाम होंगे, यूपीएससी का ऐसा मेंस की परीक्षा में अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं लॉ का, या स्टेट पीसीएस की परीक्षा में, या जुडिशरी की परीक्षा, या इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और पुलिस के लिए पूरी एफआईआर लिखने के लिए, पूरा उसमें एफआईआर में रेलेवेंट एलिमेंट्स डालने के लिए, और साक्ष्य संकलन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक आम जनता को तो अपने देश का क्या कानून है और आसपास का जिसके वातावरण है, एक किसी भी शिक्षित जागृत व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है कि उनको पता होना चाहिए। और खासकर जो मुख्य मैं सारी ऐसी बातें करूँगा जो कि बहुत सरल भाषा में होंगी, बोलचाल की भाषा में होंगी, और मुख्य चीज़ें हैं जो कि किसी के लिए जानना आवश्यक है। आज का इसका ये उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।